गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल से आगे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पीसीएमबी में फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा था अपना, उसी में आगे देखें। आज हमें महत्वपूर्ण जिन बिंदुओं पर बात करनी है सामने देखिए ज़रा। सबसे पहले अपन क्लियर करेंगे यहाँ पर ग्रहण, दूसरा करना है प्रकाश का अपवर्तन, आगे है परावर्तन। इसके बाद टॉपिक क्लियर होगा, बिंदु क्लियर करेंगे हम लोग सभी। वर्ण विक्षेपण, उसके बाद दर्शन कोण और प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण। सामने देखिएगा, आज जिन बिंदुओं पर चर्चा करनी है वो सारे बिंदु मैंने बोर्ड पर यहाँ पर लिख दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर ग्रहण पूरा समझाया जाएगा, ग्रहण क्या होता है, किसे ग्रहण कहते हैं। दूसरा लिखा हुआ है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तीसरा पॉइंट होगा अपना प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आगे लिखा हुआ है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। फिर दर्शन कोण क्या होता है और ऋजु रेखीय संचरण किसे कहा जाता है। ये सारे के सारे यूनिट नंबर 1 यानी प्रकाश अर्थात लाइट के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। इनमें से ओटियाँ भी निकलती हैं और साथ ही साथ थ्योरी के क्वेश्चन भी निकलते हैं 2 नंबर वाले। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्लियर करते हैं ग्रहण क्या है या ग्रहण से आप क्या समझते हो। ये देखिए ज़रा, यहाँ पर डायग्राम अंकित कर दिए हैं। ये लिखा हुआ है ग्रहण। ग्रहण क्या है, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने का कार्य करती है। ऐसा करने पर चंद्रमा और सूर्य आपस में एक दूसरे से ढके हुए नजर आने लगते हैं। पुनः सुने जरा, ग्रहण क्या है, हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तथा चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने का कार्य करता है। इस कारण से चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे की छाया में आ जाते हैं। ऐसा होने पर चंद्रमा और सूर्य आपस में एक दूसरे से ढके हुए प्रतीत होने लगते हैं। होने वाली संपूर्ण घटना को ग्रहण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर फुल याद करने का प्रयास करें सारे के सारे विद्यार्थी, सारे डाउट क्लियर करें। पुनः सुने एक बार, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ग्रहण किसे कहते हैं, हम जानते हैं पृथ्वी हमेशा सूर्य की परिक्रमा करती है तथा चंद्रमा हमेशा पृथ्वी की परिक्रमा करने का कार्य करती है। ऐसा होने पर सामान्यतः चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे की छाया में आ जाते हैं। ऐसा होने के कारण सूर्य और चंद्रमा हमेशा ढके हुए से प्रतीत होने लगते हैं। तब होने वाली उस घटना को ग्रहण के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सूर्य ग्रहण, नंबर 2 चंद्र ग्रहण। सामने देखिए बोर्ड पर, नंबर 1 क्या है, सूर्य ग्रहण, नंबर 2 चंद्र ग्रहण। यदि आता है क्वेश्चन ओटी में कि ग्रहण कितने प्रकार के हैं, तो आपको जवाब देना है ग्रहण के प्रकार कितने हैं, मेनली 2। कौन कौन से, नंबर 1 सूर्य ग्रहण, नंबर 2 चंद्र ग्रहण। सूर्य और चंद्र ग्रहण। गौर करना, सूर्य ग्रहण की डेफिनेशन क्या देंगे, चंद्र ग्रहण की डेफिनेशन क्या देंगे। सामने बोर्ड पर देखिए, इन डायग्रामों से आपको पूरा क्लियर होगा कि सूर्य ग्रहण क्या होता है और चंद्र ग्रहण क्या होता है। देखिए, सूर्य ग्रहण जब घूर्णन गति करते हुए या परिक्रमा करते हुए चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक सीधी रेखा में आ जाता है। पुनः सुने, जब घूर्णन गति करते हुए या परिक्रमा लगाते हुए चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के ठीक बीचों बीच सीधी रेखा में आ जाता है, तब पड़ने वाले विशेष ग्रहण को सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। इस ग्रहण में सामान्यतः चंद्रमा की प्रक्षाया और उपछाया दोनों ही पृथ्वी पर आपतित होने लगती हैं। उस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं। तब पड़ने वाले विशेष ग्रहण को सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। दूसरा लिखा हुआ है चंद्र ग्रहण। कौन सा ग्रहण है, चंद्र ग्रहण। जब घूर्णन गति करते हुए अथवा परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीचों बीच सीधी रेखा में आ जाती है। पुनः सुने, जब घूर्णन गति करते हुए या परिक्रमा लगाते हुए पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीचों बीच सीधी रेखा में आ जाती है, तब पड़ने वाले विशेष ग्रहण को चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है।
तब पड़ने वाले विशेष ग्रहण को क्या नाम दिया है? चंद्र ग्रहण कहा जाता है। एक बार और डेफिनेशन को आपको तैयार करवाते हैं, स्टार्टिंग से ऊपर से देखिए। ग्रहण क्या है? सामान्यतः पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने का कार्य करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगाने का कार्य करता है। इस समय चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे की छाया में आ जाते हैं। ऐसा होने से सूर्य और चंद्रमा आपस में ढके हुए से प्रतीत होने लगते हैं। तब होने वाली घटना को ग्रहण के नाम से जाना जाता है। ग्रहण कितने प्रकार के हैं? ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सूर्य ग्रहण, नंबर 2 चंद्र ग्रहण। नंबर 1 सूर्य ग्रहण, नंबर 2 चंद्र ग्रहण। सबसे पहले परिभाषा सूर्य ग्रहण की आपको क्लियर कराई थी। सूर्य ग्रहण क्या है? घूर्णन गति या परिक्रमा करते हुए जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के ठीक बीचों बीच सीधी रेखा में आ जाते हैं, तब चंद्रमा की प्रक्षाया और उपछाया दोनों ही पृथ्वी पर पड़ने लगती हैं। इस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। तब पड़ने वाले विशेष ग्रहण को क्या नाम दिया है? सूर्य ग्रहण कहा जाता है। दूसरा लिखा हुआ है चंद्र ग्रहण। परिक्रमा लगाते हुए या घूर्णन गति करते हुए जब पृथ्वी सामान्यतः सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीचों बीच सीधी रेखा में आ जाती है, तब पड़ने वाले विशेष ग्रहण को चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है। ये तो आपकी हुई भाई ग्रहण की परिभाषा। ग्रहण के प्रकार कितने प्रकार? 2, सूर्य और चंद्र। ये उनके डायग्राम, सिंपल से डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक बात ध्यान रखना, सूर्य ग्रहण में बीच में कौन है? चंद्रमा। और चंद्र ग्रहण में बीच में कौन है? पृथ्वी। सूर्य ग्रहण में फर्स्ट में कौन है? सूर्य। और आखिरी में अंतिम में कौन है? पृथ्वी। बीच में सेंटर में चंद्रमा। वहीं चंद्र ग्रहण में सबसे पहले सूर्य, बीच में कौन आ गया? पृथ्वी, और लास्ट में कौन है? चंद्रमा। डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है आपकी? बहुत बढ़िया। इसके बाद सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों के लागू होने की कुछ शर्तें होती हैं, वो देखिए सामने जरा। सबसे पहले सूर्य ग्रहण, लागू होने की शर्तें। सूर्य ग्रहण लागू होने की विशेष शर्तें होती हैं। सूर्य ग्रहण लागू होने की कौन कौन सी शर्तें होती हैं? कौन कौन सी शर्तें होती हैं वो देखिए जरा। नंबर 1 सबसे पहले सूर्य ग्रहण अप्लाई या लागू होने की विशेष शर्तें निम्नानुसार होती हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रहण के लिए पहली कंडीशन बनती है, सूर्य ग्रहण लागू होने के लिए सबसे पहली शर्त ये होती है कि इसमें चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के ठीक बीचों बीच रेखा में होना चाहिए। ठीक बीचों बीच रेखा में होना चाहिए। इसमें इस ग्रहण में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होना चाहिए। बीच में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन बनती है, सामान्यतः सूर्य ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी हमेशा तीनों एक सीधी रेखा में होने चाहिए। इस ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों सीधी रेखा में होना चाहिए। सीधी रेखा में होना चाहिए। सामने देखिए सूर्य ग्रहण लागू होने की शर्तें। सूर्य ग्रहण लागू होने के लिए फर्स्ट कंडीशन बनती है कि इसमें चंद्रमा ठीक बीचों बीच सेंटर पॉइंट में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन अप्लाई होती है कि सूर्य ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक निश्चित एक सीधी रेखा में होने चाहिए। ये तो दोनों हो गई शर्तें। शर्तों को एक बार और देखिए। इस ग्रहण में चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ है? यहाँ पर। चंद्रमा कहाँ है? सूर्य और पृथ्वी के, सूर्य और पृथ्वी के कहाँ पर? ठीक बीचों बीच होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है, इस ग्रहण में सूर्य, ये है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होना चाहिए। ठीक, इसके बाद ये ग्रहण जो है, सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, किस स्थिति में पड़ता है? तो सूर्य ग्रहण पड़ता है हमेशा अमावस्या में। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है भाई? अमावस्या में। सामने देखिए जरा, सूर्य ग्रहण किस तिथि में घटित होता है या कब पड़ता है? तो सूर्य ग्रहण की घटना घटित होती है हमेशा अमावस्या में। अब आते हैं अपन चंद्र ग्रहण की शर्तों पर। किसकी शर्तों पर? चंद्र ग्रहण की शर्तों पर।
देखिए जरा, चंद्र ग्रहण लागू होने की शर्तें, लागू होने की शर्तें। चंद्रग्रहण लागू होने की शर्तें भी निम्नानुसार हैं। सबसे पहला ये है कि चंद्रग्रहण लागू होने के लिए पृथ्वी हमेशा सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीचों बीच होना चाहिए। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होना चाहिए, होनी चाहिए। सामने देखिएगा भाई, चंद्रग्रहण लागू होने की पहली शर्त क्या है कि इसमें पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीचों बीच होना चाहिए। दूसरा लिखा हुआ है, इसमें वही कंडीशन बनेगी, इसमें सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। इसमें सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होने चाहिए, एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। भाई देखिए गौर से, इसमें सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होना चाहिए। पुनः सुने जरा शर्तें। चंद्रग्रहण के लिए लागू होने की आवश्यक शर्तें। चंद्रग्रहण लागू होने की आवश्यक शर्तें निम्नानुसार होती हैं। नंबर 1, पहला, इस ग्रहण में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीचों बीच होना चाहिए। नंबर 2, इस ग्रहण के लागू होने में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होने चाहिए। अब चंद्रग्रहण कब पड़ता है, किस तिथि में पड़ता है? तो चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा या पूर्णमासी की तिथि में घटित हो जाता है। सामने देखिएगा, चंद्रग्रहण कब पड़ा? पूर्णिमा या पूर्णमासी की तिथि में घटित हो जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्रग्रहण से संबंधित एक क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा में निश्चित ही आता है 12वीं क्लास पीसीएमबी में। ध्यान रखें आप लोग सभी, चाहे तो वो 1 नंबर ओटी निकाल दे सरकार, चाहे आपके 2 नंबर का थ्योरेटिकल बेस निकाल दे क्वेश्चन के रूप में इसमें से। तो गौर करें आप लोग। पुनः एक बार मैं एक बार और रिवाइज कराता हूँ, फिर अगले बिंदु को अपन पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पूरे 6 टॉपिक आपको क्लियर कराने हैं आज के इस पीरियड में। देखें क्या लिखा हुआ है। ग्रहण, हम जानते हैं कि पृथ्वी सदैव सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने का कार्य करती है। ऐसा होने पर चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे की छाया में आ जाते हैं। इस समय सूर्य और चंद्रमा आपस में ढके हुए से दिखाई देने लगते हैं। तब होने वाली विशेष घटना को हम क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? तो ग्रहण मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सूर्य ग्रहण, नंबर 2 चंद्र ग्रहण। नंबर 1 सूर्य ग्रहण, नंबर 2 चंद्र ग्रहण। सबसे पहले क्लियर आपको कराया था सूर्य ग्रहण क्या होता है। घूर्णन गति करते हुए अथवा परिक्रमा लगाते हुए जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तब पड़ने वाले विशेष ग्रहण को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। दूसरा क्या है? चंद्र ग्रहण। दूसरा क्या है? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण घूर्णन गति करते हुए अथवा परिक्रमा लगाते हुए जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीचों बीच सीधी रेखा में आ जाती है, तब पड़ने वाले विशेष ग्रहण को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो पहला तो सूर्य ग्रहण था, ये डायग्राम सूर्य ग्रहण वाला है। चंद्र ग्रहण दूसरा है, ये डायग्राम चंद्र ग्रहण को क्लियर करता है। इसके बाद ये भी पूछा जाता है वार्षिक परीक्षा में कि भाई सूर्य ग्रहण के लागू होने की शर्तें कौन कौन सी हैं, या सूर्य ग्रहण किस तिथि में घटित हो जाता है या किस तिथि में पड़ता है। दूसरा कंडीशन वही चंद्र ग्रहण के लागू होने की शर्तें कौन कौन सी हैं, तथा चंद्र ग्रहण किस तिथि में घटित होता है या चंद्र ग्रहण कब पड़ जाता है। तो लागू होने की शर्तें और घटित होने की तिथि आपको पक्का याद होना चाहिए। सूर्य ग्रहण के लागू होने की शर्तें। सूर्य ग्रहण के लागू होने की शर्तें निम्नानुसार होती हैं। यदि आपको डायग्राम क्लियर हो चुका है तो डायग्राम में से आसानी से आप शर्तें दोनों की निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए भाई, सूर्य ग्रहण के लागू होने की शर्तें निम्नानुसार हैं। नंबर 1, सबसे पहला देखिए, इस ग्रहण में चंद्रमा, ये चंद्रमा रखा हुआ है, इस ग्रहण में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के ठीक बीच में होना चाहिए। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के ठीक बीच में होना चाहिए। नंबर 2,
इस ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों सीधी रेखा में होना चाहिए। देखिए, इस ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों सीधी रेखा में होना चाहिए। फिर सूर्य ग्रहण किस तिथि में घटित हो रहा है? तो आप जवाब दोगे सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या में घटित हो जाता है। फिर दूसरा, चंद्र ग्रहण के लागू होने की शर्तें निम्नानुसार। नंबर 1 पहला, इस ग्रहण में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होनी चाहिए। पृथ्वी कहाँ पर है? बीच में। किस किस के बीच में? सूर्य और चंद्रमा के बीच में होना चाहिए। नंबर 2 क्लियर करवाया है, इसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होना चाहिए। इसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होना चाहिए। फिर पूछा गया कि भाई चंद्रग्रहण किस तिथि में घटित होता है? तो जवाब देंगे आप लोग कि चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा या पूर्णमासी की तिथि में घटित हो जाता है। ये टॉपिक क्लियर हुआ छात्रों सभी को? सारे बच्चे सीख गए? भूलेंगे तो नहीं? अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चित्र बना सकते हैं सभी, थ्योरी लिख सकते हैं सभी, ओटी निकाल सकते हैं इसमें से। वेरी गुड। पूछा गया सूर्यग्रहण कब घटित होता है? जवाब क्या देंगे? अमावस्या की तिथि में। पूछा गया चंद्रग्रहण कब घटित होता है? जवाब कब देंगे भाई? पूर्णिमा की तिथि में। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। चलिए, अब हमने पहला देख लिया बिंदु, ग्रहण के बारे में सारी चीज़ें क्लियर आपको कर चुके हैं। ग्रहण क्या होता है ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं जरा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, ये पहला पॉइंट हो चुका। अब देख रहे हैं सामने, देखिए लिखा हुआ है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का क्या है? अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है या अपवर्तन से आप क्या समझते हो? गौर से सुनो सभी। देखिए जरा, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, किसे कहते हैं? सामने देखिए बोर्ड पर। चलिए, अपवर्तन क्या है? तो आपको जवाब देना है भाई कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब श्वेत प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से कौन से माध्यम में? विरल माध्यम में। यह है माध्यम। देखिए जरा मीडिएटर, देखिए जब श्वेत प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से कहाँ जा रही है? विरल माध्यम में क्या करती है? प्रवेश करती है। क्या कर रही है? प्रवेश करती है। किरण आई यहाँ से, श्वेत प्रकाश की कोई एक किरण आई, आकर के माध्यम से टच आउट हुई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तब माध्यम बदलते समय, गौर से सुनना बेटा, तब माध्यम बदलते समय वह किरण अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो जाती है। प्रकाश में होने वाली इस विशेष घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। दोबारा सुनिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हो? जब श्वेत प्रकाश की कोई एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब माध्यम बदलते समय वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश में होने वाली इस विशेष घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन क्लियर हो गया? एक बार पुनः सुनिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन क्या है? आप लिखोगे जब श्वेत प्रकाश की कोई एक किरण, यहाँ सामने लिखता हूँ मैं, जब श्वेत प्रकाश की कोई एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में
प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तब माध्यम बदलते समय वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। गौर करें, सामने देखिए जरा। जब श्वेत प्रकाश की कोई एक किरण सघन माध्यम से कहाँ गई, विरल माध्यम में क्या किया, प्रवेश करती है, तब क्या हुआ, माध्यम बदलते समय वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश में होने वाली विशेष घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्लियर हुआ आंसर बेटा? जब श्वेत प्रकाश की कोई एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम अथवा सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, प्रवेश करती है, तब माध्यम बदलते समय वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश में होने वाली इस विशेष घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, अपवर्तन। सभी की समझ में आया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? कहीं से कहीं तक कोई डाउट लगे आप पूछें उससे बेझिझक, ठीक भाई। तो प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा स्टेप अपन को क्लियर करना है भाई, परावर्तन। क्या क्लियर करना है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। चलिए मैं इसे साफ कर देता हूं। देखिए जरा, लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए अभी अभी अपन ने क्या किया है भाई, प्रकाश का अपवर्तन क्लियर किया है। अब क्या करने जा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहला क्या किया था, ग्रहण के बारे में पूरी जानकारी दी आपको, इसके बाद अपवर्तन की जानकारी दी। अब कहाँ पर पहुँचे हैं, प्रकाश के परावर्तन पर। गौर करिए जरा, प्रकाश का परावर्तन क्या है या परावर्तन से आप क्या समझते हो। देखिए जब श्वेत, ये डायग्राम देखिए सामने, ये कोई चमकदार सतह है, ये चमकदार सतह है। ये क्या बनाया है, आपने देखा होगा दर्पण या कांच, जो चमकदार स्पेस या सरफेस होता है जिस पर अपन अपना चेहरा देख करके आते हैं रोजाना, वो चमकदार स्पेस कहलाता है। उसके पीछे जो पॉलिश रहती है, तो ये पॉलिश के रूप में अंकित किया गया। देखिए तो प्रकाश का परावर्तन, जब श्वेत प्रकाश की कोई एक किरण, जब श्वेत प्रकाश की कोई एक किरण किसी चमकदार चमचमाती सतह पर आपतित होती है या टकराती है, तब टकराकर वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। सामने देखिए जरा, प्रकाश का परावर्तन, जब श्वेत प्रकाश की कोई एक किरण, जब श्वेत प्रकाश की कोई एक किरण किसी चमकदार सतह, यह है चमकदार सतह, जब श्वेत प्रकाश की कोई एक किरण किसी चमकदार सतह पर आपतित होती है या टकराती है, तब टकराकर वापस अपने उसी मार्ग में लौट जाती है। प्रकाश में होने वाली इस विशेष घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। किस किस में, अपवर्तन और परावर्तन में। अपवर्तन में क्या हो रहा था, अपवर्तन में देखिए जरा, जब अपवर्तन में ये घटना हो रही थी कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ जा रही थी, विरल माध्यम में गमन करती है, प्रवेश करती है, तब माध्यम बदलते समय वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तब माध्यम बदलते समय वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ये थी प्रकाश के अपवर्तन की घटना, और ये क्या है, प्रकाश के परावर्तन की घटना। एक बार और इनमें अंतर क्लियर करके चलें, जिससे आपकी ओटी गलत ना हो पाए वार्षिक परीक्षा में, और थ्योरी संबंधित 2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी गलत हमारा ना हो पाए। देखिए अपवर्तन में सिखाया था हमने कि जब श्वेत प्रकाश की कोई एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम अथवा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, जाती है, प्रवेशित होती है, तो माध्यम बदलते समय वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना क्या कहला रही थी, प्रकाश का अपवर्तन।
लेकिन परावर्तन में क्या दिया कि जब श्वेत प्रकाश की कोई एक किरण किसी चमकदार चमचमाती सतह पर आपतित होती है या टकराती है, तब टकराकर वापस अपने उसी मार्ग में लौट जाती है। प्रकाश में होने वाली इस विशेष घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो अपवर्तन परावर्तन दोनों क्लियर हो चुके हैं आप सभी को, कोई परेशानी नहीं, कोई डाउट हो प्रत्येक क्वेश्चन को आप पूछते जाएं। चलिए साफ कर दें इसे। अब देखिए जरा, सबसे पहले ग्रहण कंप्लीट हुआ, दूसरा अपवर्तन कंप्लीट हुआ, तीसरा परावर्तन आप सीख चुके। अब कहाँ पर आ रहे हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखिए, वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हो? गौर करिए, एक डायग्राम के थ्रू ये पूरा का पूरा थ्योरी इसकी क्लियर होगी वर्ण विक्षेपण की। सामने देखना सभी। सम देखिए जरा, आप सभी को यहाँ पर वर्ण विक्षेपण की घटना क्लियर होगी अभी जस्ट। सम देखिए, ये यहाँ पर एक छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया है, क्या क्लियर करने के लिए? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आपको समझाने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। ये है स्लिट, इसे प्रकाश पुंज या प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज, ये प्रकाश की किरण जा रही है। ये है कांच की प्रिज्म, ये क्या है? कांच की प्रिज्म। गौर से सुनना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये यहाँ पर है पर्दा। अब यहाँ देखें जरा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है या वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हो? ओटी भी निकलती है, थ्योरी भी आती है इससे। देखिए जरा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब ये है श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण। सम देखें, जब श्वेत प्रकाश की कोई एक किरण किसी कांच की कहाँ पर टकराई? प्रिज्म से आकर टकराती है, तब टकराकर वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। पुनः सुने, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या है भाई? कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जब श्वेत प्रकाश की कोई एक किरण किसी कांच की प्रिज्म से आकर क्या हुआ? टकराती है, तब टकराकर वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इन सभी रंगों को एक पर्दे पर क्रमानुसार प्राप्त कर लिया जाता है। क्रमानुसार प्राप्त कर लिया जाता है। इन रंगों का क्रम
सबसे पहला नीचे बैगनी, या शॉर्ट में कहें तो बे जा नी ह पी ना ला के रूप में पाया जाता है। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। अंग्रेजी शब्दावली में इन रंगों के क्रम को भी शॉर्ट संक्षेप में भी आई बी जी बाय ओ आर के क्रमानुसार जाना जाता है। गौर करना, यहाँ पर ये ओटी पूछी जाती है वार्षिक परीक्षा में कि भाई प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में प्राप्त होने वाले रंगों का क्रम निम्नानुसार है। हिंदी में भी शब्दानुसार दिया जा सकता है या अंग्रेजी के वर्ड भी दिए जा सकते हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है। बे जा नी हा पी ना ला हिंदी में है रंगों के क्रम, और भी आई बी जी बाय ओ आर अंग्रेजी वर्ड के अनुसार पाए जाते हैं। देखिए हिंदी में रंगों के क्रम बे जा नी हा पी ना ला, जबकि अंग्रेजी में रंगों के क्रम भी आई बी जी बाय ओ आर के क्रमानुसार पाए जाते हैं। सामने देखिए जरा, भी आई बी जी बाय ओ आर के क्रमानुसार पाए जाते हैं। अब पूरी आपको क्लियर कैसे करें, पूरी क्लियर कैसे करना है वो देखें जरा सामने। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हो? देखिए, जब श्वेत प्रकाश की कोई एक किरण किसी कांच की प्रिज्म से आकर टकराती है, तब टकराकर वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्राप्त होने वाले 7 रंगों को एक पर्दे पर क्रमानुसार प्राप्त कर लिया जाता है। इन रंगों का क्रम बे जा नी ह पी ना ला के क्रमानुसार प्राप्त किया जाता है। इन्हें हिंदी भाषा में बे से बैगनी रंग, जा से जामुनी रंग, नी से नीला रंग, हा से हरा रंग, पी से पीला रंग, ना से नारंगी रंग, ला से लाल रंग आदि नामों से जाना जाता है। वहीं शॉर्ट संक्षेप में अंग्रेजी शब्दावली में इन रंगों के क्रम को भी आई बी जी बाय ओ आर के क्रमानुसार जाना जाता है। भाई भी फॉर वॉयलेट, वॉयलेट यानी बैगनी, आई फॉर इंडिगो, इंडिगो यानी जामुनी, बी फॉर ब्लू, ब्लू यानी नीला, जी फॉर ग्रीन, ग्रीन यानी हरा, बाय फॉर येलो, येलो यानी पीला, ओ से ऑरेंज, ऑरेंज यानी नारंगी, रेड फॉर, आर से रेड, रेड फॉर लाल। क्लियर? इसमें एक बात और ध्यान रखना आप लोग सभी, पूछा जाता है ओटी में कई बार कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में प्रिज्म के आधारीय भाग पर या आधारीय तल पर सबसे पहला रंग कौन सा होता है? तो कौन सा है भाई? बे, बे यानी बैगनी, अर्थात भी फॉर वॉयलेट कलर। पूछा जाता है कि वर्ण विक्षेपण की घटना में प्रिज्म के शीर्ष भाग पर, प्रिज्म के शीर्ष भाग पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो क्या है भाई? लाल, ला फॉर लाल, अर्थात आर से रेड। क्लियर हुआ पूरा? एक बार और देखें रिवाइजेशन में, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? आपका जवाब होगा कि जब श्वेत प्रकाश की कोई एक किरण किसी कांच की प्रिज्म से आकर टकराती है, तब टकराने पर वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तब टकराने पर वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इन सभी रंगों को एक पर्दे पर क्रमानुसार प्राप्त कर लिया जाता है, जिनके रंगों का क्रम हिंदी भाषा, हिंदी शब्दावली में बे जा नी ह पी ना ला के रूप में प्राप्त किया जाता है, जबकि अंग्रेजी शब्दावली में भी आई बी जी बाय ओ आर के क्रमानुसार प्राप्त किया जाता है। क्लियर हुआ बेटा? सभी छात्रों को क्लियर हुआ प्रकाश का वर्ण विक्षेपण? तो यहाँ देखिए जरा, ये अपन वर्ण विक्षेपण क्लियर कर चुके। अभी तक कितने बिंदु क्लियर हुए अपने? 4। कौन कौन से एक बार देखें। पहला क्या सिखाया? ग्रहण।
दूसरा क्या बताया, प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा क्या बताया, प्रकाश का परावर्तन। चौथा क्या बताया, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए अब आते हैं दर्शन कोण पर। मैं इसे साफ कर देता हूं, फिर आपको क्लियर कराते हैं दर्शन कोण। चलिए देखिए आगे है भाई, स्टेप यहां पर आ चुके हैं अपन लोग दर्शन कोण पर। कौन सा कोण है भाई, दर्शन कोण। देखिए जरा दर्शन कोण क्या होता है। दर्शन कोण, दर्शन कोण किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाए गए विशेष कोण को दर्शन कोण कहा जाता है। पुनः सुनिए, जैसे मेरे हाथ में क्या है, चौक है। चौक क्या हो गई, एक वस्तु है, एक पदार्थ है। तो किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर, आंखों पर बनाए गए विशेष कोण को ही दर्शन कोण कहा जाता है। किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहा जाता है। सामने देखिए, किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहा जाता है। किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना, छोटा या बड़ा दिखाई देना दर्शन कोण के मान पर ही निर्भर करता है। किसी वस्तु का छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा दिखाई देना, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा दिखाई देना, ये लिख दिया मैंने, छोटा या क्या, बड़ा दिखाई देना इस दर्शन कोण के मान पर ही निर्भर करता है। मान पर निर्भर करता है। जब दर्शन कोण का मान, जब दर्शन कोण का मान कम होता है तब वस्तु हमें छोटी दिखाई देती है। जब दर्शन कोण का मान कम होता है तब वस्तु कैसी दिखाई दे रही, छोटी दिखाई देती है। जब दर्शन कोण का मान कैसा होता है, कम होता है, तब वस्तु हमें छोटी दिखाई देती है। लेकिन दर्शन कोण का मान, लेकिन दर्शन कोण का मान अधिक होने पर वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है। वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है। दर्शन कोण का मान अधिक होने पर वस्तु कैसी दिखाई दे रही है, बड़ी दिखाई देती है। इस प्रकार के विशेष कोण को ही दर्शन कोण के नाम से जाना जाता है। एक बार और देखें, सामने पूरी मैंने डेफिनेशन यहाँ पर अंकित कर दी है। अब एक एक शब्द मैं आपको पुनः एक बार क्रमानुसार समझाता हूँ। दर्शन कोण, दर्शन कोण क्या है, किसे कहते हैं? आपका जवाब होगा किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाए गए विशेष कोण को दर्शन कोण कहा जाता है। किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाए गए विशेष कोण को दर्शन कोण कहा जाता है। सामान्यतः दर्शन कोण कहा जाता है किसी वस्तु का छोटा रूप या बड़ा रूप, किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना इस दर्शन कोण के मान पर ही निर्भर करता है। जब दर्शन कोण का मान
कम होता है तब वस्तु हमें छोटी दिखाई देती है, लेकिन दर्शन कोण का मान अधिक होने पर वस्तु हमें उतनी ही ज़्यादा बड़ी दिखाई देने लगती है। इस प्रकार के कोण को दर्शन कोण के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ सभी को? यहाँ एक बार देखिए, पूरी परिभाषा यहाँ लिख दी है मैंने बोर्ड पर, एक बार और समझिए आप लोग सभी। किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को ही दर्शन कोण कहा जाता है। किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना, किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना इस दर्शन कोण के मान पर ही निर्भर करता है। जब दर्शन कोण का मान कैसा कम होता है तब हमें वस्तु छोटी सी दिखाई देती है, लेकिन जब दर्शन कोण का मान कैसा अधिक होता है तब वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है। इस प्रकार विशेष कोण को दर्शन कोण के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ छात्रों? बहुत बढ़िया। अब देखिए जरा, यहाँ पर ये दर्शन कोण की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। पॉइंट नंबर 5 आपका क्लियर हुआ। अब अंतिम देखते हैं आज के पीरियड में क्या रह गया है। ऋजुरेखीय संचरण, प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण। देखिए देखिए जरा सामने, प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण। प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण। प्रकाश का कौन सा संचरण है भाई? ऋजुरेखीय संचरण क्या है? ऋजुरेखीय संचरण से आप क्या समझते हो? किसका संचरण है? प्रकाश का। संचरण का नाम क्या है? ऋजुरेखीय। आपको ध्यान हो, फर्स्ट जब वीडियो अपलोड की थी अध्याय 1 प्रकाश की, उस समय मैंने आपको बताया था संचरण क्या होता है। आप सभी छात्र छात्राओं को ध्यान होगा कि प्रकाश का संचरण क्या है। एक बार मैं बता देता हूँ संचरण की डेफिनेशन पुनः, कि प्रकाश की किरण का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने की क्रिया को प्रकाश का संचरण कहा जाता है। पुनः सुनिए, प्रकाश का संचरण क्या है? प्रकाश की किरणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने की क्रिया को प्रकाश का संचरण कहा जाता है। अब यहाँ पर संचरण कौन सा आ गया आपका? ऋजुरेखीय। कैसा संचरण है? ऋजुरेखीय। प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण क्या है, या प्रकाश के ऋजुरेखीय संचरण से आप क्या समझते हो? कुछ नहीं, बिल्कुल ही सिंपल है, सीधा साधा। देखिए, प्रकाश के किरणों का, ये किरणें चल रही हैं प्रकाश की किरणों का हमेशा, प्रकाश की किरणों का हमेशा सीधी रेखा में, रेखा कैसी है? सीधी रेखा में गमन करने की क्रिया को ही प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण कहा जाता है। संचरण कहा जाता है। सामने देखिए जरा सभी भाई, प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण क्या है? यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, प्रकाश की किरणों का, ये किरणें जा रही हैं, रेज जा रही हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर रही हैं, लेकिन कैसी रेखा में? सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणों का हमेशा सीधी रेखा में गमन करने की क्रिया को ही प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण कहा जाता है। इस संचरण के द्वारा सामान्यतः प्रकाश की किरणें हमेशा सीधे मार्ग में गमन करने का कार्य करती हैं। देखिए जरा, प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण क्या है? प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण क्या है भाई? प्रकाश की किरणों का हमेशा सीधी रेखा में, प्रकाश की किरणों का हमेशा सीधी रेखा में गमन करने की क्रिया को ही प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण कहा जाता है। इस क्रिया के अंतर्गत सामान्यतः प्रकाश की किरणें हमेशा सीधे मार्ग में ही गमन करने का कार्य करती हैं। इस संचरण के अंतर्गत प्रकाश की किरणें
हमेशा सीधे मार्ग में ही गमन करने का कार्य करती हैं। अर्थात उनका मार्ग चेंज नहीं हो सकता, मार्ग को बदला नहीं जा सकता है। नीचे की लाइन देखिए, इस संचरण के अंतर्गत प्रकाश की किरणें हमेशा, इस संचरण के अंतर्गत प्रकाश की किरणें हमेशा कैसे मार्ग में, सीधे मार्ग में ही जाने का, गमन करने का कार्य करती हैं। पुनः देखिए एक बार डेफिनेशन सामने देखिए, प्रकाश का कौन सा संचरण है, ऋजु रेखीय संचरण। संचरण कहते हैं भाई प्रकाश की किरण जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तब जाने की क्रिया को ही संचरण कहा जाता है। लेकिन संचरण कैसा है, ऋजु रेखीय। ऋजु रेखी में है कुछ नहीं, किरणों का सीधी रेखा में जाना या सीधी रेखा में गमन करना ही प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण कहा जाता है। देखें सामने, प्रकाश की किरणों का हमेशा सीधी रेखा में गमन करने की क्रिया को ही प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का हमेशा सीधी रेखा में गमन करने की क्रिया को ही प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण कहा जाता है। इस संचरण के अंतर्गत प्रकाश की किरणें हमेशा सीधे मार्ग में ही गमन करने का कार्य करती हैं। इस प्रकार के विशेष संचरण को प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण कहा जाता है। समझ में आया बेटा छात्रों सभी को? यहाँ तक सारे के सारे ये 6 बिंदु आज के महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स थे अध्याय 1 प्रकाश के सारे क्लियर हुए। ये 6वां पॉइंट क्लियर कराया था आपको, ऋजु रेखीय संचरण। मैं साफ कर देता हूँ इसे। देखिए जरा, आज के पीरियड में आपको 6 पॉइंट ये क्लियर करवाए गए थे बेटा। सबसे पहले क्या सिखाया था मैंने, ग्रहण बताया था पूरा, फिर अपवर्तन बताया था, फिर क्या बताया, परावर्तन बताया था, फिर बताया आपको वर्ण विक्षेपण की घटना, इसके बाद बताया आपको दर्शन कोण के बारे में, इसके बाद ऋजु रेखीय संचरण के बारे में। आप सभी बोर्ड पर बिल्कुल फोकस करते जाएं, साथ ही साथ कुछ नोट करने का हो तो प्लीज़ बोर्ड से भी आप नोट कर सकते हैं डायरेक्ट। इतना समय दिया जाता है 1-2 मिनट का, तो आराम से आपका नोट हो जाएगा। ठीक, एक बार और इनकी रिवाइजेशन देखें। ग्रहण क्या होता है, जाते जाते रिवाइजेशन और देखें एक बार, जिससे आपको याद बना रहे सभी। ग्रहण क्या होता है, ग्रहण किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि पृथ्वी हमेशा सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा हमेशा पृथ्वी की परिक्रमा लगाने का कार्य करते हैं। सामान्यतः इस स्थिति में चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे की छाया में आ जाते हैं तथा इस समय सूर्य और चंद्रमा आपस में ढके हुए से प्रतीत होने लगते हैं। तब होने वाले विशेष घटना को ग्रहण कहा जाता है। ग्रहण कितने प्रकार के बताए? 2 प्रकार के बताए गए थे, सूर्य और चंद्र ग्रहण। सूर्य और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण जब घूर्णन गति करते हुए या परिक्रमा लगाते हुए चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के ठीक बीचों बीच रेखा में आ जाता है, तब पड़ने वाले ग्रहण को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण हमेशा कब बताया भाई, किस तिथि में पड़ता है? सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या की तिथि में घटित हो जाता है। फिर दूसरा प्रकार था उसका चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण में मैंने आपको डेफिनेशन बताए कि सामान्यतः जब घूर्णन गति करते हुए या परिक्रमा लगाते हुए सामान्यतः पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीचों बीच सेंटर पॉइंट में आ जाती है, तब पड़ने वाले विशेष ग्रहण को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण किस स्थिति में घटित होना बताया आपको? पूर्णिमा या पूर्णमासी के दिन घटित हो जाता है। तो ग्रहण पूरा क्लियर आपको कराया, उसके बाद अपवर्तन बताया। सिंपल सी डेफिनेशन है सारी, बस कंसेप्ट क्लियर करते जाइए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। देखें, प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की कोई एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम अथवा सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, प्रवेश करती है, तब माध्यम बदलते समय वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश में होने वाली इस विशेष घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। फिर आगे क्या बताया? परावर्तन। ये दोनों एक जैसे नियम है, थोड़ा सा अंतर है। प्रकाश का अपवर्तन थोड़ा कुछ अलग है और परावर्तन में कुछ थ्योरी चेंज हो जाती है। देखें, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की कोई एक किरण किसी चमचमाती चमकदार सतह पर आपतित होती है, टकराती है, तब टकराकर वापस अपने उसी मार्ग में लौट जाती है।
प्रकाश में होने वाली इस विशेष घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। आगे क्या बताया आपको, वर्ण विक्षेपण की घटना। कौन सी घटना, वर्ण विक्षेपण की। देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, आपको समझाया कि भाई प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में जब श्वेत प्रकाश की कोई एक किरण किसी कांच की प्रिज्म से आकर टकराती है, तब टकराने पर वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तब होने वाली इस विशेष घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। प्राप्त होने वाले 7 रंगों को एक विशेष पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाता है। प्राप्त होने वाले विशेष 7 रंगों को एक पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाता है, जिनमें रंगों का क्रम क्रमशः क्रमानुसार बे, जा, नी, हा, पी, ना, ला के क्रमानुसार प्राप्त किया जाता है। इसमें वर्ण विक्षेपण में प्रिज्म के आधारीय भाग पर हमेशा बैंगनी रंग मिलता है और शीर्ष भाग पर हमेशा लाल रंग पाया जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया दर्शन कोण। क्या समझाया था, दर्शन कोण। इसमें क्या डेफिनेशन बताई, इसमें बताया मैंने आपको किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाए गए विशेष कोण को दर्शन कोण कहा जाता है। किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना इस दर्शन कोण के मान पर निर्भर करता है। जब दर्शन कोण का मान कम होता है तब वस्तु हमें छोटी दिखाई देती है, लेकिन दर्शन कोण का मान अधिक होने पर वस्तु हमें उतनी ही बड़ी दिखाई देती है। लास्ट पॉइंट क्या है भाई, ऋजु रेखीय संचरण। कौन सा संचरण, ऋजु रेखीय संचरण। इसमें सिखाया अभी लास्ट में इसमें बताया अभी ऋजु रेखीय संचरण में कि प्रकाश की किरणों का हमेशा सीधे मार्ग में गमन करने की क्रिया को प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का सीधे मार्ग में गमन करने की क्रिया को प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण कहा जाता है। इस संचरण के अंतर्गत प्रकाश की किरणें केवल सीधे मार्ग में जाने का कार्य करती हैं। होने वाले संचरण को प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण कहा जाता है। तो सभी छात्रों को ये 6 बिंदु क्लियर हुए, 6 टॉपिक्स। पार्ट 1 प्रकाश वाले, प्रकाश के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट्स, महत्वपूर्ण ये टॉपिक्स थे। इनके अंतर्गत आप सभी को ओटियाँ भी पूछी जाती हैं, वार्षिक परीक्षा में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी निकलते हैं इन सभी से संबंधित। तो आज की क्लास छात्रों इतनी ही। यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी आपके लिए, इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी।